नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो बीएससी एग्रीकल्चर के प्रत्येक सेमेस्टर का है आपको कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स है वो अवेलेबल करवाएगा और वो भी आपको निःशुल्क करवाएगा। मैं ये रोज़ आपको है रोज़ ये डेली बात बताता हूँ। तो अभी तक अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी नहीं किया है तो इस चैनल को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी अधिक से अधिक इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। अपन चलते हैं अपने क्लास की ओर, अपने सेशन की ओर। तो अपन बात करें पिछले सेशन की, तो पिछले सेशन में अपन ने जो सेंट्रल टेंडेंसी है, केंद्रीय प्रवृत्ति है, उनके अपन मेजर के बारे में पढ़ रहे थे, उनके माप के बारे में पढ़ा था। अपन ने पिछली क्लास में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अपन ने पढ़ा था। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। इसमें अपन ने मुख्य रूप से 5 प्रकार के सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी थी, 5 प्रकार की केंद्रीय प्रवृत्ति पढ़ी थी। अर्थमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन माध्यिका, और उसके बाद में अपन ने मोड के बारे में पढ़ा था। अपन ने इसमें क्या क्या पढ़ा? अपन ने इसमें एक तो समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था, समांतर माध्य जिसको अपन अर्थमेट्रिक मीन बोलते हैं। जियोमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा था। गुणात्मक माध्य के बारे में पढ़ा था अपन ने, गुणात्मक माध्य, जियोमेट्रिक मीन। और अपन ने हरात्मक माध्य के बारे में पढ़ा था, हरात्मक माध्य। यह तो होते हैं माध्य के आधार पर। किसके आधार पर? माध्य के आधार पर, माध्य के आधार पर होते हैं। और अपन बात करें तो ये तो माध्य के आधार पर हो गए। और अपन स्थिति के आधार पर बात करें तो स्थिति के आधार पर अपन माध्यिका के बारे में पढ़ा था, मीडियन के बारे में पढ़ा था, माध्यिका। और अपन ने पढ़ा था मोड के बारे में, मोड और माध्यिका के बारे में पढ़ा था। ये अपन को स्थिति की जानकारी देता है, किसी की स्थिति के बारे में बताता है, समय के बारे में अपन को जानकारी देता है। इनके बारे में अपन ने पिछले सेशन में विस्तृत से चर्चा की थी। अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा है तो पहले उस सेशन को देख लीजिए, उसके बाद में जो इस सेशन को ज्वाइन कीजिए। उसके सेशन को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाकर देख सकते हो। अब अपन करते हैं आज का सेशन शुरू। और आज अपन पढ़ेंगे डेरिवेशन के बारे में, विचरण के बारे में वो आज पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे अपकिरण के बारे में, जिसको अपन विचरण भी बोलते हैं। डिस्पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन चर्चा करने वाले हैं डिस्पर्सन के बारे में। डिस्पर्सन क्या होता है? किसी श्रेणी या पद समूह में पदों में समानता के अभाव को डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? इसको बोले तो अपन इसको हिंदी में विक्षेपण भी कहते हैं। विक्षेपण या अपकिरण, अपकिरण कि विक्षेपण, अपकिरण या डिस्पर्सन की बात करें तो क्या होता है? तो ये किसी श्रेणी या किसी पद का समूह होता है, उसके अंदर जो उसके मान होते हैं उनमें असमानता होती है। उस असमानता के बारे में अपन को जानकारी देता है। किसी श्रेणी या पद समूह में पदों में समानता के अभाव को डिस्पर्सन कहते हैं। या पदों के अंदर जो समान पद होते हैं, किसी श्रेणी के पद होते हैं, कोई श्रेणी है, इस श्रेणी में जो पद होते हैं, डाटा जो होते हैं, उसके वैल्यू होते हैं, उनके जो मध्य की जो समानता होती है, इस समानता का अभाव या असमानता के बारे में अपन को जो जानकारी देता है वो कौन है? डिस्पर्सन है, अपकिरण है, जिसको अपन विक्षेपण भी कहते हैं। पदों के मानों या उनके लक्षणों में भिन्नता के परिणाम को विक्षेपण कहते हैं। कोई भी पद हो गया, कोई भी श्रेणी हो गई, उस श्रेणी के मानों के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है, इन श्रेणी के वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर जो अंतर पाया जाता है, उस वैल्यू के अंतर को या उस वैल्यू की भिन्नता को अपन विक्षेपण के नाम से जानते हैं। विक्षेपण द्वारा हम ये पता चलता है कि श्रेणी के पदों में आपस में कितनी भिन्नता है। जो श्रेणी के पद है उनके पदों के बीच में कितनी भिन्नता है, उसके बीच में कितना अंतर है, उनका अपन को जानकारी किसके माध्यम से चलेगी? तो उसकी अपन को जानकारी विक्षेपण के माध्यम से पता चलता है, डिस्पर्सन के माध्यम से पता चलता है, जिसको अपन अपकिरण भी कहते हैं। अब अगर अपन बात करें डिस्पर्सन की, अगर अपन बात करें, डिस्पर्सन की अगर अपन बात करें और इसके अर्थ की बात करें, डिस्पर्सन का अर्थ होता है वो होता है स्प्रेड। क्या होता है? स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है प्रसार। कोई भी श्रेणी है, उस श्रेणी का कितना प्रसार है, उसका कितना फैलाव है, उसकी अपन को जानकारी किससे प्राप्त होती है? डिस्पर्सन के माध्यम से प्राप्त होती है। किसी भी डाटा का, किसी भी श्रेणी का
जितना फैलाव होगा उसकी अपन को जानकारी किससे प्राप्त होगी, डिस्पर्सन के माध्यम से अपन को प्राप्त होती। स्प्रेड डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्रेड, या जिसको अपन हिंदी में प्रसार बोलते हैं। प्रसार को अपन स्केटर भी बोलते हैं। स्केटर यानी बिखराव, किसी श्रेणी के अंदर कितना बिखराव है उसको अपन विचरण या वेरिएशन के नाम से जानते हैं। विचरण या वेरिएशन, विक्षेपण या अमाप के माप को जानकारी। किसी भी श्रेणी के जो मान पाई जाती है उसके कितना बिखराव है, श्रेणी की जो वैल्यूज है उसके अंदर कितनी भिन्नता है, उन सब की जानकारी अपन को इस डिस्पर्सन के माध्यम से पता चलने वाली है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि अपकिरण का अमाप कितना है उसकी अपन को जानकारी, उनके अपन को माप के बारे में पता करेंगे अपन। क्या मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी कि डिस्पर्सन विक्षेपण का अपन क्या करेंगे, माप करेंगे। पदों के मानों या लक्षणों में भिन्नता के परिणाम की माप को विक्षेपण की माप कहते हैं। कोई भी पद है उसकी वैल्यूज या उसके जो लक्षण है, किसी भी श्रेणी की पदों की वैल्यूज या उसके लक्षणों के बीच की भिन्नता का अपन को अध्ययन करते हैं। भिन्नता का परिणाम की माप होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विक्षेपण की माप बोलते हैं, यहाँ पर अपन मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप। निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप, एब्सोल्यूटेड और दूसरी है रिलेटिव। एब्सोल्यूटिव मेजर और रिलेटिव मेजर दो प्रकार के होते हैं। किसी भी श्रेणी यहाँ पर सारणी होती है, उस श्रेणी के पदों का वैल्यू या उसके पदों की जो वैल्यू हो गई, यहाँ अपन बात करें जो पदों के बीच में जो लक्षण होते हैं उस पदों की वैल्यू या लक्षणों में भिन्नता का परिणाम होता है, उस भिन्नता के परिणाम को ये अपन क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं, ये डिस्पर्सन होता है, जो मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है ये दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष माप और दूसरा होता है सापेक्ष माप। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, ध्यान रखना है, निरपेक्ष माप को बोलेंगे अपन एब्सोल्यूट मेजर, और अगर सापेक्ष माप की बात करें तो सापेक्ष माप को अपन बोलेंगे रिलेटिव मेजर के नाम से जानेंगे। पहला है निरपेक्ष माप। अगर अपन बात करें निरपेक्ष माप की, अगर अपन निरपेक्ष माप की बात करें तो यह माप उसी इकाई में व्यक्त होता है जिसमें सामग्री दी गई है। निरपेक्ष माप होता है उसी इकाई में व्यक्त होगी जिसमें सामग्री दी हुई है। जैसे मान लो किसी कक्षा के विद्यार्थियों का भार है वो किलोग्राम में दिया हुआ है, तो निरपेक्ष माप भी किलोग्राम के अंदर ही आएगा। ये माप उसी इकाई में व्यक्त होता है जिसमें सामग्री दी गई है। जैसे 10 विद्यार्थियों का अलग अलग आयु वर्षों में दी गई है, तो विक्षेपण की निरपेक्ष माप भी वर्षों में ही होगी। मैंने आपको अभी वजन वाला बताया था कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स का वजन किलोग्राम में, तो निरपेक्ष माप का जो इकाई होगी वो भी किलोग्राम में होगी। यहाँ पर किसी भी कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लंबाई दी हुई है, लंबाई मीटर में है, सॉरी आयु है वर्षों में दी हुई है, तो निरपेक्ष की जो इकाई होगी वो भी किस में होगी, वर्षों के अंदर होगी। दूसरी है सापेक्ष माप, ये तो हो गई निरपेक्ष। अब अपन बात करते हैं सापेक्ष। सापेक्ष माप की कोई इकाई नहीं होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि सापेक्ष माप की इकाई क्या है, ऑप्शन दे देंगे, उसमें से अपन को ध्यान रखना है सापेक्ष माप की कोई भी इकाई नहीं होती है। इन मापों की कोई इकाई नहीं होती है, सापेक्ष माप होते हैं, इन सापेक्ष माप की कोई इकाई नहीं होती है, इकाई नहीं होती है। ये अपन को ध्यान रखना है कि सापेक्ष माप की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि ये किन्हीं दो राशियों का अनुपात होती है। जो सापेक्ष माप होती है ये किन्हीं दो राशियों का अनुपात होती है। मान लो राशि ए और राशि बी का अनुपात होगा, वो क्या होगा, सापेक्ष माप होगा। इसलिए है जो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। ये विक्षेपण की निरपेक्ष माप को किसी मानक संख्या में भाग देने पर प्राप्त होती है। जो विक्षेपण की निरपेक्ष माप होती है, विक्षेपण के निरपेक्ष माप में किसी मानक संख्या का अपन भाग देंगे तो जो अपन को मान प्राप्त होगा वो कौन सी होगी, सापेक्ष माप होगा। निरपेक्ष माप के अंदर किसी भी मानक संख्या का भाग देंगे, निरपेक्ष माप के अंदर किसी भी मानक संख्या का भाग देंगे अपन, तो अपन को सापेक्ष माप की प्राप्ति होगी। इसका प्रयोग उस समय करते हैं जब किन्हीं दो या दो से अधिक बटनों के विक्षेपण की तुलना करनी होती है। जब किसी दो या दो से अधिक श्रेणियों के विक्षेपणों की तुलना करनी होती है तब अपन सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सापेक्ष माप का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो या दो से अधिक बटन या दो से अधिक श्रेणियों के मध्य
जो माप होते हैं उनके मध्य के जो अमाप होते हैं उसका विचलन होता है, उनका अध्ययन करते हैं अपन। उसके लिए अपन सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक विक्षेपणों की तुलना करने के लिए अपन सापेक्ष माप का प्रयोग करते हैं। विक्षेपण की अच्छी माप में वे ही गुण होने चाहिए जो अच्छे माध्यम में होने चाहिए। जो विक्षेपण होता है उसके विक्षेपण के अच्छे माप में वही गुण होना चाहिए जो अपन ने माध्य में पढ़ा। माध्य के अंदर जो गुण होते हैं वही विक्षेपण के अंदर गुण होते हैं। अब है निरपेक्ष मापे। निरपेक्ष मापे में कौन कौन सी आती है? पहले आता है रेंज। क्या आता है? रेंज। रेंज। दूसरा आता है मीन डेविएशन डेरिवेशन। कौन सा आता है? दूसरा आता है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। मीन डेविएशन। तीसरा आता है वो आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आता है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन। चौथा आता है वो आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निरपेक्ष मापे कितनी हो गई? 4 हो गई। कौन कौन सी? रेंज, दूसरी है वो है मीन डेविएशन, पहला हो गया रेंज, दूसरा मीन डेविएशन, तीसरा है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन QUARTILE क्वार्टाइल डेविएशन। और चौथा होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या होता है? स्टैंडर्ड। STANDARD स्टैंडर्ड। STANDARD डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निरपेक्ष की 4 माप हो गए, रेंज, मीन डेविएशन, क्वांटाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अपन बात करते हैं सापेक्ष माप की। किसकी बात करते हैं? अब अपन बात करेंगे सापेक्ष माप की कि सापेक्ष माप कौन कौन से होते हैं। तो सापेक्ष माप में पहला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या होता है? पहला होता है सापेक्ष माप में कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा होता है कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन। पहला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन, तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन और चौथा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वो की वो 4 है, इनके आगे कोफिशिएंट्स लगाना है। तो ये हो गए अपने सापेक्ष माप। ध्यान रखना, निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि निम्न में से निरपेक्ष माप कौन से हैं, और दूसरा पूछ सकते हैं कि निम्न में से सापेक्ष माप कौन से हैं। तो सापेक्ष माप में अपन को ध्यान रखना है कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा। ये 4 होंगे वो सापेक्ष माप होंगे। अब अपन बात करते हैं कि विक्षेपण के मापों को द्विघातीय माध्य भी कहते हैं। विक्षेपण के जो माप होते हैं इनको द्विघातीय माध्य कहते हैं। एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघातीय माध्य। विक्षेपण के मापों को द्विघातीय माध्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त विक्षेपण के माप को लाइंज कर्व के द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। यह तो 8 विधियां हो गई, 4 सापेक्ष की, 4 निरपेक्ष की। उसके अलावा भी अपन विक्षेपण के माप को ज्ञात करना चाहते हैं तो लार्ज कर्व के द्वारा अपन है उसको ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एक के बारे में। पहले अपनी है रेंज। क्या है? रेंज। अगर अपन रेंज की बात करें तो अपन ने अभी देखा था रेंज है वो निरपेक्ष माप है। क्या सा माप है? रेंज है वो निरपेक्ष माप है। अब अपन बात करते हैं इसके रेंज की कि रेंज को किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, सब के बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहिए क्लास के साथ में और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। पहले अपन बात करते हैं रेंज। रेंज को जैसे हिंदी में बोलते हैं परिसर। ये डिस्पर्सन की सबसे सरल, सीधी व अपकृष्ट विधि है। रेंज है वो डिस्पर्सन की, विचलन की सबसे सरल, सबसे सीधी और सबसे अपरिष्कृत विधि है। किसी श्रेणी में लघुतम तथा उच्चतम पदों के मानों के अंतर को ही रेंज कहते हैं। रेंज क्या होती है? रेंज कोई भी श्रेणी हो गई, मान लो उस श्रेणी के उच्चतम तथा लघुतम मान के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। जैसे ये श्रेणी हो गई 3, 5, 11, 15, 2 और 25। इसका क्वेश्चन आ गया परिसर ज्ञात कीजिए। तो रेंज क्या होती है? उच्चतम पद हाई पद कौन सा है? इसमें 25 है। फिर है लघुतम पद, लो पद कौन सा है? इसमें 2। तो इनके बीच का जो अंतर है 23। यही क्या होगा? रेंज होगा।
तो मुझे आशा है रेंज आपको समझ में आ गया होगा। रेंज क्या होता है, किसी भी श्रेणी के उच्चतम पद तथा उसी श्रेणी के लघुतम पदों के बीच का अंतर होता है, वो रेंज कहलाता है। अब अगला है अपना क्वांटाइल डेविएशन, चतुर्क विचलन। क्या है? अगला है अपना क्वांटाइल डेविएशन, चतुर्क वितरण। अब अपन बात करते हैं कि चतुर्थ विचलन है क्या होता है, क्वांटाइल डेविएशन क्या होता है। अगर अपन बात करें क्वांटाइल डेविएशन की, यदि किसी श्रेणी में के फर्स्ट, सेकंड तथा फोर्थ क्रमशः Q1, Q2, Q3 है, अगर किसी श्रेणी के फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद अगर Q1, Q2 और Q3 है, मान लेते हैं कोई भी श्रेणी हो गई 2, 3, 5, इसको अपन Q1 मानेंगे, इसको Q2 और इसको Q3 के नाम से जानेंगे अपन, ऐसी है। तो इसका जो क्वांटाइल विचलन होगा Q4 होगा इसका। अगर अपन Q4 की बात करें तो वो क्या होगा, Q3 माइनस Q1/2 होगा। Q4 की बात करें अपन, क्वांटाइल विचलन की बात करें, क्वांटाइल डेविएशन की बात करें, Q4 होगा वो Q3 माइनस Q1/2 होगा। यह होता है क्वांटाइल विचलन। मुझे आशा है कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। यदि किसी श्रेणी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रमश दिए हुए हैं, उसमें Q1, Q2 और Q3 है, तो इसका जो क्वांटाइल डेविएशन होगा यानी Q4 होगा वो होगा Q3 माइनस Q1/2। चतुर्थ विचलन को अर्ध अंतः चतुर्थ भी कहते हैं। जो चतुर्थ विचलन होता है, क्वांटाइल डेविएशन होता है, उस क्वांटाइल डेविएशन को अपन सेमी इंटरवल रेंज के नाम से भी जानते हैं। क्या? सेमी क्वांटाइल रेंज के नाम से भी अपन जानते हैं। अर्ध अंतः चतुर्थ सेमी क्वांटाइल रेंज के नाम से अपन जानते हैं। अब अपन है अगला है मीन डेविएशन। रेंज हो गया, क्वांटाइल डेविएशन हो गया, अब है मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन। माध्य विचलन की बात करें तो पद मानों के किसी माध्य, अगर कोई पद है, श्रेणी है, उसकी वैल्यू है, उसकी श्रेणी के वैल्यू का माध्य हो गया, कोई भी माध्य जैसे समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक से विचलनों के घन चिन्ह के साथ, धन चिन्हों के साथ में समांतर माध्य विचलन को माध्य विचलन कहते हैं। पद मान के कोई भी श्रेणी हो गई, श्रेणी के जो मान है, वैल्यूज है, उनका माध्य या तो बहुलक होगा, समांतर माध्य या माध्यिका होगी, उनके अगर अपन विचलनों के साथ में धन चिन्ह के साथ प्रयोग करते हैं, उनका पॉजिटिव जो चिन्ह होते हैं उनके साथ में अगर अपन मानों को समांतर माध्य में विचलन को क्या बोलेंगे, माध्य विचलन के नाम से जानते हैं, माध्य विचलन कहते हैं। अब अपन देखते हैं इनमें एग्जाम्पल। पहला के, यदि n पदों के मान x1, x2, x3 और xn है, x1, x2, x3 और xn है, ऐसे x3, 4, 5 ऐसे आगे चलता जाएगा, और m वो माध्य है, m उसके माध्य है। अगर कोई भी मान लो श्रेणी है, श्रेणी के पद है x1, x3, x4 और उस श्रेणी का माध्य है वो है m, जिससे माध्य विचलन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। अगर अपन कोई भी अपन को श्रेणी दी हुई है, जैसे मान लो x1, x2, x3, x4 ऐसे ऐसे xn मतलब अनंत तक ऐसे दी हुई है, और मान लो इस श्रेणी के जो माध्य है, माध्य की अगर अपन बात करें, माध्य क्या है, माध्य है वो m है। तो इसको अपन को ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है, तो इसको अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मीन डेविएशन की बात करें, माध्य विचलन की बात करें, माध्य विचलन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो मीन डेविएशन होगा वो होगा md की अगर अपन बात करें, मीन डेविएशन की बात करें तो उसका सूत्र होगा सिग्मा x माइनस m अपॉन n। यहाँ पर x होती है इसके श्रेणी के मान होगा, n होगा इनके श्रेणी की संख्या होगी, कितने श्रेणी में कितने संख्या है उनके बारे में होगा, m का मान होगा वो होगा माध्य, श्रेणी का माध्य होगा। तो उसका ज्ञात कर, मेन डेविएशन ज्ञात करने का सूत्र की अगर अपन बात करें, फॉर्मूले की बात करें तो क्या होगा, सिग्मा x माइनस m, सिग्मा x माइनस m इसमें कोष्टक में सिग्मा x माइनस m अपॉन n होगा। यहाँ पर सिग्मा x माइनस m का मतलब होता है x माइनस m, x माइनस m का जो योग होगा वो क्या होगा, सिग्मा x माइनस m होगा। धन चिन्ह के साथ में मान होगा, पॉजिटिव चिन्ह होंगे, जितने भी पॉजिटिव चिन्ह होंगे उनका ही मान लिखना है अपन को, नेगेटिव चिन्ह का मान नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है अपन को। इसमें सिर्फ इसमें पॉजिटिव चिन्ह का मान रखना है अपन को, नेगेटिव चिन्ह का मान नहीं रखना है। इसी प्रकार यदि n पदों के मान x1, x3, x4 है
और उसकी बारंबारता क्रमश F1, F2, F3 दी हुई है। अगर कोई भी श्रेणी है उसके अंदर बारंबारता दी हुई है तो उसकी मीन डेविएशन ज्ञात करना है अपन को। उसका सूत्र होगा वो होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एम अपॉन एन होगा। क्या होगा? सिग्मा एफ अपन को फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक्स माइनस एफ अपॉन एन होगा। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। न्यू टाइप के अंदर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि मीन डेविएशन ज्ञात करने के क्या फॉर्मूला है, तो इन फॉर्मूलों को अपन को याद रखना है। उसके अलावा एग्जामिनर आते हैं जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए, उनमें आकर अगर अपन को ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उनमें भी ये काम आएंगे। अब अपन बात करते हैं कोएफिशिएंट एमडी के बारे में बात करते हैं। कोएफिशिएंट मीन डेविएशन के बारे में बात करते हैं। एमडी अपॉन एम होगा। एम का मतलब मीन, मीडियन या मोड होगा। कोई भी माध्य का या कोई भी मोड का मान होगा वो दिया हुआ होगा। कोएफिशिएंट में माध्य का इसका उल्टा हो जाएगा। अपन चौथा है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन? किसी भी श्रेणी के अलग अलग पदों का उसके समांतर माध्य से विचलनों के वर्ग के समांतर माध्य वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। क्या है? किसी भी श्रेणी के अलग अलग पद का उसका समांतर माध्य से विचलन। कोई भी श्रेणी है, मान लो एक श्रेणी है, उसका अपन ने समांतर माध्य ज्ञात किया, श्रेणी का अपन ने समांतर माध्य ज्ञात किया। वो समांतर माध्य का विचलन, समांतर माध्य का क्या अपन ने, उस समांतर माध्य का विचलन हो गया और उन विचलनों के वर्ग के समांतर, उस विचलन होगा जो समांतर माध्य का उसका वर्ग होगा, उस वर्ग के समांतर माध्य के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। किसी भी श्रेणी के समांतर माध्य के विचलन के, समांतर माध्य के विचलन के वर्गमूल के मानक को मानक विचलन के नाम से जानते हैं। वर्गमूल को चिन्ह है वो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, नेगेटिव नहीं लिया जाता है। अगर अपन एचडी की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो इसको ग्रीक भाषा में सिग्मा के प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रीक भाषा में सिग्मा किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको बोलते हैं सिग्मा। अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें, इस स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स माइनस एम का स्क्वायर अपॉन एन, और ये होता है वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ अपन इसको बोल सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन का वर्गमूल। स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ग के वेरिएशन या प्रसारण को कहते हैं। कोई भी वर्ग है उसका जितना वेरिएशन होगा, उसका प्रसारण होगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानेंगे। वो तो हो गई अपनी निरपेक्ष। अब अपन बात करते हैं सापेक्ष माप की बात करते हैं, जो दो श्रेणी के मध्यों को अपन को जानकारी देता है, उनके बारे में वो अपन अब बात करने वाले हैं। पहला है कोएफिशिएंट रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यदि किसी श्रेणी के मध्यम पद का मान h है तथा लघुत्तम पद का मान l है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? परिसर गुणांक बोलेंगे। यदि किसी श्रेणी के उच्चतम पद का मान, उच्चतम, यहाँ पर उच्चतम होगा, किसी श्रेणी के उच्चतम पद का मान h तथा लघुत्तम पद का मान l है, तो उसका जो अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे वो होगा h माइनस एल अपॉन h प्लस एल। दो श्रेणी के बीच का अनुपात है, अपन ने पहले ही ये पढ़ा था। इसका जो फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का वो होगा h माइनस एल अपॉन h प्लस एल होगा। जैसे वो पिछली बार श्रेणी दी है 3, 5, 11, 15, 2 और 25 श्रेणी है। इसका अगर अपन कोएफिशिएंट मान ज्ञात करेंगे h माइनस एल, h है यहाँ पर 25 है और जो l है वो है 2, और यहाँ पर है h प्लस एल 25 प्लस 2 यानी 23/27 होगा, लगभग 0.85 होगा। यह है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। यदि दो अलग अलग इकाइयों में दी गई श्रेणियों में विक्षेपणों की तुलना करनी है तो परिसर गुणांक को ही उपयोग में लेंगे, परिसर को नहीं। अगर अपन किसी दो श्रेणियां दी हुई है, उन दो श्रेणियों के अलग अलग मानों को अपन को ज्ञात करना है, तो अपन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज प्रयोग में लेंगे, रेंज का प्रयोग नहीं करेंगे। परिसर गुणांक का प्रयोग करेंगे, अपन परिसर का माप नहीं करेंगे। परिसर गुणांक का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज और परिसर का मतलब होता है रेंज। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन यह चतुर्थ विचलन के संगत विक्षेपण सापेक्ष माप है।
चतुर्थ विचलन था उसके संगत विक्षेपण का सापेक्ष माप है। इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये अपन को पहले ही पता है। और ये दो या दो से अधिक श्रेणियों के विक्षेपणों की तुलना करने के लिए काम आता है। जो दो या दो से अधिक श्रेणी होती है उसके विक्षेपणों की तुलना करने के लिए काम में आता है। इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये Q3 माइनस Q1 के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं जब अपन ने क्वांटाइल डेविएशन पढ़ा था। और अगर इसके मध्य अनुपात की अगर अपन बात करेंगे तो अपन आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वांटाइल डेविएशन। तो आज की क्लास में अपन ने डेविएशन के बारे में पढ़ा। मुझे आशा है कि जो आज अपन ने पढ़ा ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने क्लास को अपने दोस्तों के पास में शेयर नहीं किया है तो उन्हें शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके हमें अवगत जरूर कराएं ताकि हम उसका कोई विशेष अलग से सेशन लेके आए और उनके आपकी जो स्टडी संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।